नमस्कार, ह्यूमन एंड वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का हमारा विषय है सोसाइकोलॉजी यानी समाजशास्त्र, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तन। तो क्या क्या सांस्कृतिक में हमारे जो परिवर्तन आए हैं वो हम जानने वाले हैं। तो इस चैप्टर के मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन आंसर बताना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आप क्वेश्चन आंसर नोट कर लोगे और क्वेश्चन आंसर ही हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आपका इस चैप्टर के बारे में और दूसरा आपके क्वेश्चन आंसर नोट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की सबसे पहले मैं आपको अति लघु उत्तरीय बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। पहला है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, मतलब शिक्षा के बारे में बताना। दूसरा है नगरों की संख्या। तीसरा है संरचनात्मक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, कानून और न्याय में कोई 3 अंतर। पहला अंतर, कानून समय समय निरस्त संशोधित होते हैं, मतलब कानून जो है बदलते रहते हैं। दूसरा है न्याय एक समर्थन भौतिक है जिससे परिवर्तन नहीं होता। न्याय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न्याय केवल जो सत्य है उसी का साथ देता है। ठीक है, न्याय ये हो जाता है। तीसरा है कानून का समर्थन कानून है, कानून की मदद करता है। चौथा है न्याय का नैतिक समर्थन है। न्याय एक नैतिक इसलिए कहा गया है क्योंकि न्याय जो है, जो असलियत है उसी की पक्ष करता है, उसी का पक्ष लेता है न्याय। अगला है कानून मूर्त है, कानून एक मूर्त है। नेक्स्ट है न्याय अमूर्त है। ठीक है, अगला है संस्कृतिकरण क्या है। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया जिसमें निम्न जातियां या जनजातियां के लोग उच्च जाति की जीवन शैली, रीतियां एवं प्रथाओं को अपनाएं, इसी को बोलेंगे हम संस्कृतिकरण। ठीक है, और आगे है जो उनके जीवन में परिवर्तन कर देते हैं। तो ऐसे कई सारे परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि जो नीची जाति है उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी के बच्चे हैं पहले शिक्षा नहीं ग्रहण किया करते थे। फिर उन्होंने क्या किया, संस्कृतिकरण किया, मतलब उच्च जाति के नियम, उच्च जाति की जीवन शैली को अपनाया। फिर उसके बाद वो भी अपने बच्चों को शिक्षा देने लगे, मतलब शिक्षा ग्रहण कराने लगे। तो इससे उनके जीवन में कई सारे परिवर्तन आए। केवल शिक्षा ही उदाहरण नहीं है, और भी काफ़ी कुछ है, व्यापार जैसे, है ना। अगला है बी, संस्कृत क्या आशय है, इसका क्या आशय है। उत्तर में बी, संस्कृत कारण में उच्च जाति या निम्न जाति की प्रथा, रीति व शैली को अपनाते हैं। ये उसका पूरा उल्टा हो जाता है। ठीक है, अगला है धर्म निरपेक्षता का क्या अर्थ है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है धर्म, दूसरा है निरपेक्षता। इसका अर्थ होता है धर्म के राज्य में किसी धर्म का पश्चात नहीं करता और ना ही किसी धर्म में रुकावट करता। क्षेत्र 14 के आधार किसी भी धर्म और जाति लिंग के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको सीधी लैंग्वेज में इसको समझा देता हूँ। धर्म निरपेक्षता का ये है कि किसी भी धर्म में हम रुकावट नहीं बन सकते हैं, किसी भी धर्म में हम बुराई नहीं कर सकते किसी भी धर्म की, और केवल अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना, ये कहलाता है धर्म निरपेक्षता। अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना और दूसरे धर्म को दूसरे धर्म की अवहेलना करना। ठीक है,
अगला है समाज में कानून की क्या भूमिका है। कानून ही एक ऐसी व्यवस्था है जिनके अनुसार देश में फैली हुई रीतियों, भ्रष्टाचार, अपराध पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ठीक है, कानून के माध्यम से ये सब सारी चीजें संतुलित बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के माध्यम से प्राचीन परंपरावादी समाज आधुनिक समाज का ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आधुनिकीकरण से क्या होता है, पुरानी चीज़ों के हम बारे में जान पाते हैं। ठीक है, अगला है भारत में आधुनिकीकरण किन्हीं 3 दुष्परिणाम बताइए। पहला है अपराध की दर में वृद्धि, दूसरा है गरीबी और असमानता में वृद्धि, तीसरा है पारंपरिक मूल्यों और नैतिकता में गिरावट। अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन 2 सिद्धांत। पहला है रेखीय परिवर्तन, दूसरा है चक्रीय परिवर्तन। ठीक है, अगर ये लघु में आता है तो मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख जाति से आप क्या समझते हैं। वह जाति जो किसी निश्चित क्षेत्र में आबादी, संपन्नता में एवं भूख बात्व होने में अन्य जातियों से समृद्ध हो या अधिक हो। हमें इसके नाम से पता चल रहा है प्रमुख जाति ऐसी जाति जो सारी सांसारिक चीज़ों से सुख सुविधाओं से समृद्ध हो, यानी जिनके पास हर चीज़ की उपलब्धता हो, वो कहलाती है प्रमुख जाति। ठीक है, अगला है सांस्कृतिक विविधता से आप क्या समझते हैं। तो सांस्कृतिक का अर्थ संस्कृति से संबद्धता एवं विविधता का अर्थ है, मतलब संस्कृति को ही कहा गया है विविधता। ठीक है, अनेकता अर्थात संस्कृति से संबंधित अनेक विविधता एवं पाई जाना सांस्कृतिक विविधता कहलाती है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा जो संस्कृति में अलग अलग प्रकार की संस्कृति पाई जाएगी उसी को बोलेंगे हम सांस्कृतिक विविधता। अब देखिए जैसे कि कोई क्षेत्र है या शहर ले लीजिए, उसमें संस्कृति कुछ और है लोगों की। ठीक है, संस्कृति मीन्स उनकी जो परंपरा है, रहने सहने का तरीका, मतलब वो सब अलग अलग है। तो उसी प्रकार से संस्कृति विविधता भी अलग अलग होती है हर क्षेत्र में। ऐसा नहीं है जो संस्कृति हमारी भारत देश की है वही संस्कृति अन्य देश की हो तो वो कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो संस्कृति विविधता है ना, अलग अलग होना। अपनी संस्कृति कुछ अलग है और दूसरे देश की संस्कृति कुछ अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। जॉनसन के अनुसार, ये एक समाजशास्त्री हैं जॉनसन, इन्होंने देखिए क्या बताया है समाज परिवर्तन की क्या परिभाषा दी है। इन्होंने बताया है कि अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है, अर्थात सामाजिक परिवर्तन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है सामाजिक, दूसरा है परिवर्तन। सामाजिक का अर्थ समाज से संबंधित, परिवर्तन का अर्थ बदलाव, अर्थात समाज से संबंधित बदलाव सामाजिक पहलू में किया जाता है। मैं अपनी भाषा में आपको बताऊं सिंपल सी, सामाजिक परिवर्तन वो कहलाता है जो समाज में होने वाले बदलाव, उन्हीं को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और शुरुआत की लाइन में यहीं पर इसमें बताया गया है कि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन से है। अब इसमें जो ढांचा आया इसको हम कह सकते हैं सामाजिक परिवर्तन वह कहलाता है जो समाज में होने वाले बदलाव, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला है पश्चिमीकरण का क्या अर्थ है, मतलब पश्चिमीकरण का अर्थ बताना है हमें। तो पश्चिमीकरण का अर्थ सामाजिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया से है जिस
पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे देश में हुआ। लघु। पहला प्रश्न है, भारत में संस्कृतिकरण का प्रभाव व्यवसाय और धर्म के क्षेत्र में किस रूप में पड़ा? भारत में संस्कृतिकरण के कारण निम्न जातियों ने अपनी आचार विचार, खान पान, रहन सहन परिवर्तन, इसके साथ ही उच्च जाति के काम धंधों को अपनाया। तो आपको मैंने बता दिया था संस्कृतिकरण के बारे में, तो आप जो मैंने आपको बताया था उसको आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब ये हम बनाकर भी लिखेंगे तो काफ़ी लंबे पेज में भी हो जाएगा। कुछ इसमें ऐसी लैंग्वेज लिखी हैं जो आपके समझने लायक है। आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, आपको केवल समझना है। अगर आप समझ गए हो तो फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अति लघु में जैसे आपको बताया था, अब इसमें भी आ गया है। तो संस्कृतिकरण क्या होता है? उच्च जाति की जो वेशभूषा है, जो भी उनका रहन सहन तरीका है, उनको अपना लेना निम्न जाति उसको अपना लेती है, तो ये कहलाती है संस्कृतिकरण, ठीक है। अब इसका जो प्रभाव है कैसे पड़ा, यहाँ पर इस लाइन से देखिए, उच्च जाति के काम धंधों को अपनाया और उच्च जाति ने भी निम्न जाति के व्यवसाय को अपनाया। जैसे निम्न जाति का पशुपालन करना, सेना में भर्ती होना, उच्च जाति का जूते का व्यवसाय करना, ठीक है, ये उदाहरण हो गया। अब इसमें देखिए, इसी में प्रश्न पूछा गया था, ये धर्म के क्षेत्र में किस रूप में पड़ा। अब देखिए, धर्म के क्षेत्र में किस रूप में पड़ा, ये है हमारी हेडिंग। धर्म के रूप में केवल वही संस्कृति अपनाई जाती है जिसमें वैज्ञानिकता और तर्कता हो। उदाहरण के लिए अग्नि में हवन सामग्री का प्रयोग करना धार्मिक तो है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से देखें तो पर्यावरण को शुद्ध बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ा गया संस्कृत धर्म के क्षेत्र में, इस प्रकार से इसको जोड़ा गया, ठीक है। एक तरफ हम साइंस की तरीके से देखें तो पर्यावरण में जो भी उसको शुद्ध बनाना हो गया, और दूसरा इसका ये हो गया, धर्म के लिए हम जो अग्नि कुंड बनाते हैं जिसमें हम मंत्र पढ़ के जो भी डालते हैं सामग्री, तो उसको बोलेंगे हम हवन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो एक प्रकार से धर्म हो गया, धार्मिक। अगला प्रश्न है, आधुनिक सामाजिक संगठनों का वर्णन। पहला है, अब देखिए इसमें याद करने लायक है, तो याद करने लायक इसमें क्या क्या है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज है अपनी, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप अच्छे से याद रखें। ब्रह्म समाज राजा राममोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। अब इन्होंने ये जो बताया है, अपनी अपना योगदान दिया है समाज शास्त्र में, इन्होंने स्थापना की है। अब जैसे देखिए, जो राजा राममोहन राय हैं, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, यानी बाल विवाह पर रोक लगाना, ठीक है, उसका अंत कर दिया। इसको हम पढ़ लेते हैं, इस वाली लाइन को। सती प्रथा बाल विवाह पर रोक लगाने का कार्य किया एवं विधवा पुनः विवाह का पश्चात किया एवं अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज पर पश्चिमी विभवों को लिखिए। पहला है, भारतीय कला और साहित्य पर प्रभाव, ठीक है। दूसरा है, परिवार संस्था पर प्रभाव। तीसरा है, महिलाओं की स्थितियों पर प्रभाव। चौथा है, उप संस्कृति का उदय। पांचवा है, पश्चिमी जीवन शैली अपनाने वाले वर्ग का उदय। तो ये काफी सारे बदलाव देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है, नई तकनीक के किस प्रकार से संचार भिन्न साधनों को गति प्रदान की। अब देखिए, इसमें ये बनाकर भी लिख सकते हैं इस चीज को।
नई तकनीक, जैसे कि अभी तक चल रहा है, पहले क्या चलता था, रेडियो चलता था, दूरदर्शन चलता था, और अभी के टाइम पे ज़्यादातर मोबाइल चल रहा है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं। नई तकनीक से संचार के साधनों में वृद्धि हुई। यातायात के लिए नई नई तकनीक से साधन एवं वाहन निर्मित किए गए। समाचार पत्रों की छपाई की भी आधुनिक मशीनों से होने लगी। टेलीविज़न, रेडियो, दूरदर्शन, मोबाइल आदि का चलन हमारे देश में हो गया। ये आधुनिक तकनीक का ही उपयोग था। अगला प्रश्न है, आधुनिकता स्वयं ने एक विरोधाभासपूर्ण अवधारणा चर्चा कीजिए। एक तो पहले ये इसको हम समझते हैं पॉइंटों से, ठीक है, आसानी से हमें याद होगा, क्योंकि आधुनिकता से अपराध की दर में वृद्धि, इसमें वृद्धि हो गई। जो भी अपराध हैं समाज में हो रहे लगे तेजी से। दूसरा है गरीबी और असमानता में वृद्धि, मतलब समानता असमानता होने लगी। आधुनिकता आपने समझा होगा, मैंने आपको बताया था आधुनिकता क्या कहलाता है। आधुनिकता वो कहलाता है जो पुरानी चीज़ें हैं हमारी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होना। और पुरानी चीज़ें जो हैं बहुत बेकार थी समाज में, जो कि अभी नष्ट कर दी गई हैं, लेकिन आदमी उन्हीं को अभी तक याद रखे हुए हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं समाज को। जैसे पहला है अपराध की दर में वृद्धि, दूसरा गरीबी और असमानता में वृद्धि, तीसरा है पारस्परिक मूल्यों में वृद्धि, चौथा है नगरीकरण में वृद्धि और ग्रामों का ह्रास, पांचवा है पाश्चात्य शैली की पोशाक एवं खान पान में वृद्धि व भारतीय पोशाक एवं खान पान का ह्रास। मतलब कि भारतीय जो पोशाक है, उसके जो खाने पीने का तरीका है, उसका नष्ट हो जाना। तो काफ़ी सारे नुकसान हैं आधुनिकता से। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न आंदोलन के कारण संस्कृतिकरण का किस प्रकार से विरोध किया गया? इसके उत्तर में पहला है, पॉइंटों में बता रहे हैं हम। पहला है दलित संस्कृति लुप्त होती जा रही है। दूसरा है संस्कृतिकरण, संरचनात्मक परिवर्तन ना होना। तीसरा है संस्कृतिकरण का प्रभाव संपूर्ण भारत में एक जैसा ना दिखाई देना। चौथा है उच्च जाति के भी रीति रिवाजों को अपनाने से दहेज प्रथा का चलन। पांचवा है संस्कृतिकरण से उच्च जाति को उत्तम एवं निम्न जाति को अधम होने की ओर संकेत करना। मतलब उच्च जाति को अच्छी जाति मानना या अच्छी जाति है, और निम्न जाति को तुच्छ जाति मानना, बेकार जाति। ठीक है, ये है। तो प्रश्न अपना क्या था, भिन्न भिन्न आंदोलनों के कारण। तो आंदोलन के यही हमारे कारण है। ठीक है, अगला है समाजशास्त्रियों ने उपनिवेशिक भारत में परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिन्हित किया। पहला है संचार के रूप, दूसरा है संगठन के रूप तथा विचारों की प्रगति के रूप में। तो हम इसमें जानते हैं संगठन के रूप में। आधुनिक भारत में बंगाल में ब्रह्म समाज, पंजाब में आर्य समाज जैसे सामाजिक संगठनों की स्थापना हुई। 1914 में अंजुमन ए खातिन ए इस्लाम मुस्लिम महिला संगठन, इसको हम उर्दू में कहते हैं, ये शब्द है। ठीक है, तो इसको हम कहा जाए सीधी भाषा में, ये महिला संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना हो गई। समाजशास्त्रियों ने सभाओं, अखबारों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक विषयों पर वाद विवाद किया व साहित्यिक संरचनाएं अलग अलग भाषाएं में अनुवाद की गई। जैसे विष्णु शास्त्री ने इंदु प्रकाश को विद्यासागर की रचना को मराठी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है पश्चिमीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं को बताइए। तो
इसके पहले हमने काफ़ी वर्डों के बारे में जाना, जैसे कि पहला है संस्कृतिकरण, दूसरा है विसंस्कृत, अब हम तीसरा जानने वाले हैं पश्चिमीकरण। ये पहले भी आ चुका है, अति लघु में हमने जाना, लेकिन आपको उस तरीके से समझ में नहीं आया होगा जैसे हम जानते हैं पूरा डिटेल में। इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन होने वाला है, ठीक है। तो पश्चिमीकरण होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं कि किस समाजशास्त्री ने पश्चिमीकरण के बारे में क्या बताया। तो देखिए, M.N. श्रीनिवास, ये है एक समाजशास्त्री। इन्होंने बताया है कि ब्रिटिश शासन 150 वर्ष में भारतीय समाज और संस्कृति में हुआ परिवर्तन पश्चिमीकरण कहलाता है। पश्चिमीकरण की विशेषताएं निम्न है। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा कि 150 वर्षों में भारतीय समाज और संस्कृति में हुआ परिवर्तन। 200 वर्ष इन्होंने राज किया ब्रिटिश शासन ने भारत देश पर, और 150 वर्षों में जो परिवर्तन हो गया भारतीय समाज और संस्कृति में, उसी को बोलेंगे हम पश्चिमीकरण, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया अति लघु, ठीक है। अब हमें इसे लघु लिखना है। अति लघु तो हो गया, अब इसे हम लघु लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये पूरा हो गया। अब मैं जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो भी आपको लिखना है जब आप लघु लिखेंगे। तो इसमें देखिए, पहला पॉइंट क्या है, स्थापित कला एवं साहित्य कला के केंद्र विकसित हुए, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में स्थापित किए गए, ठीक है। अब ऐसे कौन केंद्र खोले गए। दूसरा है एकांकी परिवार का जन्म हुआ। एकांकी परिवार मतलब जिसमें माता पिता रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। तीसरा है महिलाओं को उच्च शिक्षा में लगी बाधाओं से मुक्ति मिली। अब पहले क्या होता था, महिलाओं को वंचित रखा जाता था शिक्षा से, अब महिलाओं को भी इंक्लूड कर लिया है, मतलब महिलाओं को भी शिक्षा अनिवार्य हो गया है। अगला प्रश्न है खान पान, रहन सहन, वेशभूषा एवं बोलचाल में परिवर्तन आया। पांचवा है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण का विकास हुआ। प्रश्न है सांस्कृतिक परिवर्तन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो सांस्कृतिक परिवर्तन क्या कहलाता है। सांस्कृतिक परिवर्तन मैंने आपको बताया था कि हम निम्न जाति जो है उच्च जाति के वेशभूषा या रहन सहन को अपना लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम संस्कृतिकरण, ठीक है। लेकिन इसमें ये और जोड़ दिया है शब्द परिवर्तन। संस्कृतिकरण तो हमें पता है, लेकिन सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होगा। तो इसमें देखिए, सांस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जाति उच्च जाति के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा को अपनाते हैं, सांस्कृतिकरण कहलाता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें जो पॉइंटों में हमें बताए गए हैं कुछ चीज़ें। पहला है संस्कृतिकरण से परंपरागत भारतीय समाज में निम्न जातियों को शिक्षा का समान अवसर मिला। तो ये तो हमारा पहला एक क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। दूसरा परिवर्तन, समाज में हुआ छुआछूत की बुराई में कमी आई। छुआ अधिनियम 1955 के फलस्वरूप सभी को समान अवसर प्राप्त हुए। शिक्षा के माध्यम से निम्न जाति परंपरागत व्यवसायों को छोड़कर नए रोजगार करने लगे। दूसरा परिवर्तन ये हो गया। अगर आपने समझ लिया अच्छे तरीके से शब्दों को जो प्रश्न में पूछा गया है, तो अब एक शब्द पर एक पैराग्राफ भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप कोई भी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल बस समझने के ऊपर है। जैसे आपने जान लिया संस्कृति क्या कहलाता है, तो और आप पूरा एक पैराग्राफ लिख देंगे इसके बारे में, अगर आपको पता होगा तो, ठीक है। यही चीज़ है, तो आप समझिए ना कि रटिए। अगला है धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। राष्ट्र के निर्माण में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए।
इसमें मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, अति लघु में, तो वही चीज़ इसमें भी आ जाता है फिर से, लेकिन इसमें एक और जोड़ दिया, राष्ट्र के निर्माण में इसकी भूमिका। तो शुरुआत में जान लेते हैं उत्तर। धर्म निरपेक्षा व सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें धार्मिक विचारधाराओं की अपेक्षा वैज्ञानिक एवं तार्किक विचारधाराओं पर जोर दिया गया जाता है। ये हमारा अति लघु हो गया यहाँ से यहाँ तक। अगर लघु आए तो इसमें ये भी एक लाइन जोड़ दी है, राष्ट्र के निर्माण में भूमिका। तो देखिए इसकी क्या भूमिका है। पहला है 42वां संशोधन 1976 के अनुसार किसी भी धर्म के व्यक्ति को उपदेश देने, धर्म का प्रचार करने एवं सभाएं करने का अधिकार प्राप्त है। पहला ये हो गया। दूसरा, सरकार किसी भी धर्म के प्रति पक्षपात नहीं करेगी, वह सभी धर्मों का सम्मान करेगी। तीसरा है धर्म निरपेक्षता के कारण ही हमारे देश में भिन्न जाति एवं धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए हम अपने देश को विभिन्नता में एकता वाला देश कहते हैं। अतः भारत धर्म निरपेक्षता के कारण ही धर्म निरपेक्षता राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जिनको आपको समझ करके अच्छी तरीके से लिख कर आना है अपने एग्ज़ाम में, ना कि रट करके। अगर आप रटेंगे कुछ दिन आपको याद रहेंगे, फिर उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको इस चैप्टर को रीड नहीं करवाया है, केवल इसके क्वेश्चन आंसर हमने बताए हैं और एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।